हेलो एंड वेलकम फ्रेंड। मैं हूं मुजफ्फर चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल परफेक्ट रिएक्शन। दोस्तों, इस वक्त हमारे साथ एक भारत से एक ऐसी हस्ती हमारे साथ मौजूद है जो किसी तारफ की मोहताज नहीं है। हमारे भाई हैं, हमारे दोस्त हैं, डॉक्टर अभिषेक मिश्रा जी। तो वेलकम टू द शो सर, नमस्कार, खुश आमदीद। नमस्ते। नमस्ते। आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्ते, राम राम, सलाम, आदाब, सत श्री अकाल, वनक्कम, गुड इवनिंग। थैंक यू मुजफ्फर भाई, आपने मुझे इनवाइट किया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सर। हमारा तो दिल करता है हम 24 घंटे आपको इनवाइट किए रखें और 24 घंटे हमारी आपस में ऐसे ही ऑनलाइन ही गपशप होती रहे, लेकिन ये मुमकिन नहीं है। हाँ, चलिए, हम लोग दिल में तो एक दूसरे के 24 घंटे हैं ना, क्या फर्क जी, पड़ता है। बिल्कुल। जी। आज जिस टॉपिक से आपकी जो राय मैं जानना चाहूंगा वो ये है कि आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे मसाइल इस वक्त जो है वो आन खड़े हुए हैं। जैसे कि बलूचिस्तान का मसला है। बलूचिस्तान में एक नौजवान को पिछले महीने जो है वो कत्ल कर दिया गया था और दहशतगर्द बोला गया कि जी वो दहशतगर्द है, हालांकि वो एक जो है वो बेगुनाह न था। तो उसके घर वाले पिछले एक माह से सड़कों के ऊपर बैठे हुए हैं और बेचारे वो इस तरीके से बैठे हुए हैं कि उनके ऊपर जो है वो जो कल रात, पिछली जो रात थी उसके औरतों और बच्चों के ऊपर जो है पुलिस ने लाठीचार्ज किया। उनके ऊपर जो है वाटर कैनन से पानी, इतनी सर्दी के अंदर पानी फेंका। आपको पता है कि इस्लामाबाद में बहुत ज्यादा ठंड होती है। तो वो बेचारे, उनके बाद उस उनको मारा पीटा गया, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। ये एक बलूचिस्तान के अंदर आपको पता पहले ही एक एहसास महरूमी और एहसास कमतरी का वो सूबा हमारा है, वो शिकार है उसे। और उसके साथ अब ये वो इस नीयत से आए थे यहाँ पर, उन्हें पता था कि पाकिस्तान के जो वजीर आजम है वो भी बलूचिस्तान के हैं। पाकिस्तान के जो सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं वो भी जो है वो बलूचिस्तान के हैं। तो उन्हें ये आसरा उम्मीद था कि इन्हें यहाँ पर इंसाफ मिलेगा, लेकिन उन्हें रास्ते के अंदर भी मारा पीटा गया, गिरफ्तारियां की गई, एफआईआर की गई और यहाँ पर आकर भी उनके साथ यही सलूक हुआ। तो सर, कैसे आप इस चीज को देखते हैं कि एक मुआशरा, एक मुल्क के अंदर जब एक जो सूबा, एक स्टेट पहले से ही उसे जो है वो एहसास महरूमी का शिकार हो और इस तरह उनके लोगों के ऊपर हो। और मैं आपको बताऊं कि हजारों जो लोग हैं वो मिसिंग पर्सन है, उनको पता नहीं वो किधर है, किसी को नहीं पता कि वो किस हाल में है। तो इस सारी सूरत हाल को आप कैसे देखते हैं सर? देखिए मुजफ्फर भाई, पाकिस्तान इज अ क्लासिक केस ऑफ मिस मैनेजमेंट, मिस गवर्नेंस एंड बैड गवर्नेंस। ठीक है ना। आप देखिए, कई बार गलतियां हो जाती हैं, पर आप फिर ना उन गलतियों को सुधारते हो और करेक्टिव मेजर्स लेते हो कि भाई चलो, ये एक गलती हुई है लेकिन अब हम इसको सुधार करके आगे बढ़ना चाहते हैं। पाकिस्तान की दिक्कत यह है कि वो कुछ भी गलती एक्सेप्ट नहीं करना चाहते और उस चक्कर में उन गलतियों को छुपाने का तरीका वो ये जानते हैं कि या तो उसको दबा दो या तो वो डिनाई कर दो। ये दो तरीका है, इधर सप्रेस इट और डिनाई इट। ऐसे गवर्नेंस नहीं चलता, इंसान नहीं चलते। इंसान के दिल में जब बात, जब जिसे आप कहते हैं ना, जब एक जिसको आप एहसास कमतरी कर रहे हैं या ये हो जाए ना कि मेरे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है हम्म। या मैं अलग हूं, वो फीलिंग आ जाए अगर इंसान के अंदर ना, तो फिर वो समाज बहुत तरह की समस्याओं का शिकार हो जाता है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट समस्याएं जो समाज को फेस करनी पड़ती हैं वो है समाज टूटने के आधार में समाज में विघटन हो जाते हैं, फिजर्स पड़ जाते हैं। सो बलूचिस्तान की स्टोरी क्या है? बलूचिस्तान ऐसा नहीं है। मैंने बुक्टी साहब का, बहुत पुराने, जो पुराने वाले बुक्टी साहब थे, उनका यूट्यूब पे ओल्ड वीडियो देख रहा था। वो किसी पाकिस्तानी चैनल को देख के कह रहे थे कि जब 1971 में वॉर हुआ था तो पूरे बलूचिस्तान से गाड़ियां जाती थी जिसके पीछे लिखा होता था क्रश इंडिया। हम्म। ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि बलूचिस्तान में के लोग कोई बहुत ज्यादा डिससेटिस्फाइड तो नहीं थे, रहे होंगे। मतलब चूंकि हम कोई भी समाज में 100% लोगों को एक ही माइंड सेट तो हो, ये जरूरी नहीं, लेकिन ओवरऑल नहीं थे। बिकॉज की जो ये जो भुट्टी साहब थे, बड़े वाले भुट्टी साहब, ये तो प्रो पाकिस्तान बातें कर रहे थे। जी, ऐसे ही लेकिन है। उनके साथ हुआ क्या? हम्म। उनको पहाड़ों की ऊंचाई पे ले जाके गोली मार दी। और जो मैंने सुना कि उनको जो है, आपके मुशर्रफ साहब थे या कोई और था, मैं नाम नहीं लेना चाहता, उन्होंने कहा कि आपको कुरान की कसम है, आप पहाड़ से नीचे उतर जाइए, आपके साथ कुछ नहीं होगा। वो कुरान की कसम खा के नीचे उतरे, उनको गोली मार। हम्म।
तो पॉइंट ये है कि आप इंसान को रिलीजन के नाम पे पहले तो आप सोचते हो कि उसको वो कर लो, और उसके बाद आप जो है ना, आपके पास एक ही थ्योरी के बस चूंकि रिलीजन है तो इस पे खेल दो, नहीं चलेगा ज्यादा। लोगों को सामाजिक न्याय चाहिए, लोगों को जिसे कहते हैं मासी न्याय चाहिए, क्या कहते हैं इकोनॉमिक न्याय, जिसको अर्थ कहते हैं, आर्थिक न्याय चाहिए, मुआसी न्याय, या जो भी आप कहते हैं। तो लोगों को चाहिए ये। अब आपने दुनिया को एक पूरे जनरेशन को एक बत्ती के पीछे लगा दिया है। यू हैव बिकम अ लेबोरेटरी ऑफ इस्लाम, जो इस्लाम किसी के समझ में नहीं आ रहा है। आपके जो स्कूल ऑफ थॉट्स हैं और आपके जो स्कूल ऑफ वो है, वो गवर्नेंस को नहीं मानना चाहते, वो किसी को मानना नहीं चाहते, सबको पैर की जूती पर रखना चाहते। तो भाई ठीक है, हो गया, अब आगे बढ़िए, प्रोग्रेसिवनेस की तरफ जाइए, साइंस की तरफ जाइए, टेक्नोलॉजी की तरफ जाइए, बच्चों को अच्छी शिक्षाएं दीजिए। पता नहीं क्या पढ़ा रहे हैं आप, तो ये तो वहां पर चलता तो रहे। स्कूल ही नहीं है। यही तो चीज है ना कि वहां पर बलूचिस्तान के अंदर तो स्कूल ही नहीं, ना कॉलेजेस हैं, ना यूनिवर्सिटीज हैं, ना हॉस्पिटल्स हैं, ना रोड्स हैं। तो वो जो बच्चे फैसलाबाद के अंदर यहाँ पर भाई तालीम हासिल करने आते हैं, जब मैं उनसे पूछता हूं तो वो कहते हैं कि जी हम जब पंजाब में आकर देखते हैं तो हमारा दुख और ज्यादा गहरा हो जाता है कि भाई यहाँ पर हर चीज मौजूद है। यहाँ पर यूनिवर्सिटीज हैं, कॉलेजेस हैं, हॉस्पिटल्स हैं, इतनी अच्छी रोड्स बनी हुई हैं, पीने के लिए पानी है। हमारे यहाँ पर कहते कुछ भी नहीं है। वहां पर तो हम जंगलों के अंदर रह रहे हैं, तो कहते हम जब यहाँ पर आते हैं तो हमें ज्यादा महसूस होता है कि हमारे साथ क्या जो जुल्म हो रहा है या क्या ज्यादतियां हो रही हैं। तो ये सारी चीजें, एक सूबे को आप नवाजते जाएं और दूसरे सूबे के साथ आप इस तरह का सलूक करें, उसके साथ साथ भाई ये सारी चीजें देखें, वहां से कितनी चीजें निकलती हैं। वहां से सोना निकलता है, वहां से गैस निकलती है, वहां से मादनियात निकलती हैं। आप सारा का सारा वहां से निकाल कर ला रहे हैं, लेकिन उनको उसके बदले में क्या दे रहे हैं? कुछ भी नहीं दे रहे। और दूसरा, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आप लॉयर हैं, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि जो किसी को अगवा कर लेना और उसका पता ना चलना, कई कई साल हो गए हैं कि हजारों जो लोग हैं वो मिसिंग पर्सन हैं, उनके बारे में कुछ नहीं पता। ना तो हमारी अदालतें उनको वापस ला सकी हैं, ना कुछ और इदारे उनके बारे में सही तरीके से बताते। तो ये लॉ के अंदर एक इंसानी जान की अहमियत या ये जो ह्यूमन राइट्स है, इसके बारे में थोड़ा सा हमें बताइए कि कितना ये क्या है, ये सारा मामला क्या है, क्यों नहीं इसके ऊपर जो अदालतें भी बात करती हैं या कुछ भी कानून हरकत में आता? इसके दो अंश हैं, एक सतही, एक फिलोसॉफिकल। जी। ह्यूमन राइट्स आपको समझना पड़ेगा। सतही है तो मैं आपको पहले सतही बता देता हूँ, सतही क्या चीजें है। इन्फोर्स्ड डिसअपियरेंस सारी दुनिया में यूनाइटेड नेशन का स्पेशल एक रिपोर्टर है जो इन्फोर्स्ड डिसअपियरेंसेस से ऊपर काम करता है, ठीक है ना। इन्फोर्स्ड डिसअपियरेंस एक बहुत बड़ी समस्या है क्योंकि ये लीगल वैक्यूम में काम करता है। नॉर्मली होता यह है कि जो लीगल सेफ गार्ड है वो ये है कि यदि कोई एग्जीक्यूटिव जिसके पास अरेस्ट का पावर है, अब आपके यहाँ भी चूंकि सीआरपीसी ही जैसा कुछ प्रोसीजर लॉ होगा, मुझे पूरा यकीन है, तो अरेस्ट का पावर 4-5 तरह की एजेंसीज के पास होती है, लेकिन जो सबसे खतरनाक अरेस्ट का पावर होता है वो पुलिस के पास होता है। तो पुलिस जब आपको अरेस्ट करती है तो उसके ऊपर ये नियमता, ये रूल लागू है कि 24 घंटे के अंदर वो आपको मजिस्ट्रेट यानी जुडिशरी के सामने प्रस्तुत करेगी। चूंकि एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी दोनों अलग अलग हैं, तो जब आप एग्जीक्यूटिव से जुडिशियल प्रोटेक्शन में चले जाते हो तो फिर आप ये सोच सकते हो कि आपके साथ जाति नहीं की जा सकती। उसके बाद जब आप जज के सामने प्रस्तुत किए जाते हो, मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत किए जाते हो, तो मजिस्ट्रेट ये डिसाइड करता है कि आपको बेल देना है, रिमांड देना है या जुडिशियल कस्टडी देना है। 3 ऑप्शन होते हैं उनके पास। अब अगर वो आपको देते हैं कि भाई अगर इन्वेस्टिगेशन में पुलिस को या जो और भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज है, जैसे आपके एफआईए होगी, पुलिस होगी, टैक्स की एजेंसीज होंगी, कस्टम्स की एजेंसीज होंगी, इस तरीके के बॉर्डर पुलिस की एजेंसीज होंगी, अब और कौन कौन सी एजेंसीज है पाकिस्तान में मुझे पता नहीं। तो वो जब आप अगर उन्होंने रिमांड दे दिया तो रिमांड पर्टिकुलर डे का देते हैं, वो आपके नो हाउ पे वो रखते हैं कि आप कहाँ कहाँ ले जा रहे हो, आपको चालान भरना पड़ता है, चालान जुडिशरी के पास जमा रहता है। उसके बाद जब आपका रिमांड पूरा हो जाता है तो पुलिस वापस से जाती है प्रोसिक्यूटर के थ्रू, या तो वो रिमांड को बढ़ाना चाहती है या वो कहती है कि ठीक है, मैंने इनका जो है वो इन्वेस्टिगेशन में इनका काम पूरा हो गया है, आप इनको जो है अब जेल में भेज दीजिए, इनको बाहर मत रिलीज कीजिए, क्योंकि ये बाहर आएंगे तो गवाहों को या सबूतों को ये प्रभावित करेंगे, इसलिए इनका जेल में रहना उचित है। अब ये फिर जज का विवेकाधिकार हो जाता है कि जज चाहे तो वो बेल दे दे या जुडिशियल कस्टडी में भेज दे। रिमांड को कैंसिल करते हुए जब आप जुडिशियल कस्टडी में भेज देते हैं, यानी कि आप फिर जेल चले जाते हो। जब आप पुलिस कस्टडी में रहते हो यानी रिमांड में रहते हो तो आप पुलिस के सेल में रहते हो, आप जेल में नहीं जाते।
वंस यू शिफ्ट टू जेल फिर अब जुडिशियल कस्टडी रहती है, वहां पे जज आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी है। मगर मान लीजिए पुलिस वाले आपके घर आए, आपको उठा लिया, और अब पुलिस में दो तरह की डायरिया होती हैं, एक होता है सीडी जिसे कहते हैं केस डायरी, एक होता है जीडी जिसको कहते हैं जनरल डायरी। तो जनरल डायरी में कौन आया, कौन गया, कब आया, कब गया, किसने ड्यूटी चेंज की, ये सब मेंटेन होता है, उसका रिकॉर्ड होता है पुलिस एक्ट के अंदर में। चूंकि इंडियन पुलिस एक्ट जो है वो अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया है, तो वो आपके यहाँ भी लगता है, मुझे पता है। तो आप जब डायरी मेंटेन नहीं कर रहे हो तो आप किसी को भी ले जाओ, उठा लो, नहीं करो। अब आपके यहाँ पे और भी इदारों के पास चूंकि पावर ऑफ अरेस्ट है तो उठा लेते हैं वो। एक तो ये बात हो गई। अब आप कह रहे हैं ह्यूमन राइट्स लाइक टू लाइफ। पाकिस्तान एक आइडियोलॉजिकल स्टेट है, वहां पर ह्यूमन राइट्स की कोई वैल्यू नहीं हो सकती। जो भी है वो आइडियोलॉजी है। वो आइडियोलॉजी को बचाने के लिए पाकिस्तान बना हुआ है, वो इंसानों को बचाने के लिए पाकिस्तान नहीं बना है। आइडियोलॉजी के ऊपर 100 पाकिस्तानी कुर्बान, 1000 पाकिस्तानी कुर्बान, लाखों पाकिस्तानी कुर्बान। क्या किया इन्होंने पख्तूनख्वा में? अपने लोगों के ऊपर आप अगर फाइटर जेट्स का उपयोग करोगे अपने लोगों के ऊपर। इंडिया ने कश्मीर में इतनी भयंकर जंग देखी, आज तक तोप नहीं चली, कोई भी बड़ी गन नहीं चली। जो भी हुआ वो लड़ाई हुआ नॉर्मल गन से। जो गन आतंकवादियों के पास होती है वही गन इंडिया के सोल्जर्स के पास होती है, हो सकता है उससे कम क्वालिटी की। इंडिया चाहे तो तोप भेज करके और एयरक्राफ्ट भेज करके पूरा का पूरा घर उड़ा दे, पूरा का पूरा मोहल्ला उड़ा दे, नहीं उड़ाते। क्योंकि जब आप मोहल्ला उड़ाते हो ना तो आप सबको फिर बेगुनाह भी मारे जाते हैं। नहीं, कोलैटरल डैमेजेस देखिए, चूंकि मैं मिलिट्री लॉ का स्टूडेंट रहा हूं, कोलैटरल डैमेजेस इनएविटेबल, कोलैटरल डैमेज होंगे। वो प्रोपोर्शनेट रहे तो ठीक है, अगर आप डिसप्रोपोर्शनेट कोलैटरल डैमेजेस करते हो तो दिक्कत हो जाती है। फिर ये भी है कि गुरिल्ला वॉरफेयर में अगर आप सिविलियन को अपना वो बना रहे हो, क्या कह रहे हैं, शील्ड, तो फिर मिलिट्री वॉरफेयर में ये लेजिटिमेट टारगेट में भी लॉट ऑफ थिंग, मैं उस पर नहीं जा रहा। मगर ह्यूमन राइट्स की बात पाकिस्तान में नहीं की जा सकती, ना तो आपके कॉन्स्टिट्यूशन में और ना तो आपके आइडियोलॉजी में। क्योंकि पाकिस्तान का मतलब टू नेशन थ्योरी, दैट्स इट। पाकिस्तान के लोगों के दिमागों में टू नेशन थ्योरी, भारत के प्रति नफरत और भारत को अपना दुश्मन बनाने की प्रक्रिया नहीं छोड़ी जा सकती। और लोगों के इतने ज्यादा इंटरेस्ट आ रखे हैं कि अब वो ह्यूमन राइट्स की केयर ही नहीं करते। वो ह्यूमन राइट्स वालों को अपना दुश्मन समझते हैं, क्योंकि उनको आइडियोलॉजी से प्यार है। तो पाकिस्तान में अगर आप ह्यूमन राइट्स की और राइट टू लाइफ और ये सब, और आपके जो जजेस हैं वो भी उस टू नेशन थ्योरी को सब्सक्राइब करते हैं। वो भी कहते हैं भारत की बात क्यों करते हो? 100 में से 5-10 जज होंगे जिनका दिल बड़ा होगा, लेकिन 90 जज ऐसे जो कहते हैं हम हिंदुओं का नाम नहीं लेना चाहते। मुझे पता है, अभी 5 साल पहले आपके एक जज साहब थे, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, उन्होंने कहा मैं उस कम्युनिटी का नाम नहीं लेना चाहता। मैंने हासिया बीबी का जो जजमेंट पाकिस्तान पढ़ा था आपके, उसमें जो हासिया बीबी के जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने जो उनको बेल दिया या डिस्चार्ज किया उनको उस लाइबिलिटी से, उस लाइबिलिटी में ये नहीं कहा कि ये लॉ गलत है ब्लास्फेमी का। वो कह रहे हैं कि भाई ये 5 दिन देर हो गया उसको रिकॉर्ड करने में, आसिया बीबी के स्टेटमेंट को, इससे वो रिलायबल नहीं है। और जब उन्होंने वो जब एनालिसिस शुरू की थी उस जजमेंट की, तो उसमें उन्होंने गाजी इल्मुद्दीन की बात की, जिसने कि वो किसी उसको उनकी हत्या की थी, स्वामी श्रद्धानंद की। वो कह रहे वो गाजी है। ये जब आपके भाई ह्यूमन राइट्स ऐसे नहीं आते। स्टेट को पॉलिटिकल बॉडी बनना पड़ता है। आपकी स्टेट पॉलिटिकल बॉडी नहीं है आपकी। तो भाई किधर गए ये जिनके हजारों लोग उठाए गए हैं, गायब हो चुके हैं, वो कौन सी अदालत में जाएं, कहां पर जाएं, अपनी फरियाद किधर लेके जाएं? फिर भाई वो क्यों जाए अदालत में? अदालत भी कहेगी पाकिस्तान के दुश्मन है ये। पाकिस्तान का दुश्मन कौन है बताइए? आप पाकिस्तान के दुश्मन हो या पाकिस्तान के दोस्त हो? आप आज जो बातें कर रहे हैं, कई लोग कहेंगे कि ये पाकिस्तान का दुश्मन है। जब भी आप सेंस की बात करेंगे लोग आपको पाकिस्तान का दुश्मन कहेंगे। आपको पाकिस्तान का दोस्त होना, मैं बताता हूं क्या कीजिए। हिंदुओं को गाली दीजिए, हिंदू के कल्चर ट्रेडिशन को गाली दीजिए, भारत को गाली दीजिए, और आप प्रो पाकिस्तानी है। आप पाकिस्तान में चोरी कीजिए, करप्शन फैलाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता। सही कह रहे हैं आप समझ जाए। तो भाई मैं अभी भी कंफ्यूज हूं कि जिनका एक बच्चा अगवा हो गया, वो एजेंसीज ले गई या उनका पता ही कुछ नहीं, वो पुलिस में जाते हैं, पुलिस कुछ नहीं करती, अदालत में जाते हैं, वो कुछ नहीं करती, तो वो उनके पास क्या है? वो ये पाकिस्तान का एक निजाम है, पाकिस्तान का एक सिस्टम है कि यहाँ पर जो मिसिंग पर्सन के नाम पर आप देखें तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं
कि जो अभी सड़कों के ऊपर दर-बदर है, ठंडी हवा में, ठंडी फिजा, बगैर किसी चीज के अभी भी बैठी हैं औरतें प्रेस क्लब के बाहर, बच्चे बैठे हैं, लेकिन उनकी कोई बात सुनने वाला नहीं है, कुछ करने वाला नहीं है। तो मैं सर आपसे, मैं फिर बार बार आपकी तरफ जाता हूं, इनके पास क्या, कौन सा फोरम ऐसा है कि जहां पर जाएं और इनकी आवाज सुनी जाए फिर? पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स की कोई वैल्यू नहीं है, ह्यूमन की कोई वैल्यू नहीं है। जी। पाकिस्तान में आइडियोलॉजी की वैल्यू है। आपको इंडिपेंडेंट जुडिशरी बनानी पड़ेगी। इंडिपेंडेंट जुडिशरी बनाने के कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल शर्तें हैं। आपका कॉन्स्टिट्यूशन उस तरीके के इंस्टीट्यूशन को बनाने में असक्षम है, स्ट्रक्चरली और फॉर्मली, दोनों तरीके से। आई एम अ कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट, आप अगर कहना चाहे, मैं ये वर्ड यूज नहीं करता नॉर्मली, बट मैं कॉन्स्टिट्यूशन लॉ की फिलॉसफी को, उसके स्ट्रक्चर को, फॉर्म को, दोनों को समझता हूँ, तीनों को। आपके सोसाइटी में कॉन्स्टिट्यूशन, पहली बात तो आपका कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। आपका कॉन्स्टिट्यूशन रिलीजन की बुक को कहता है, वो सबसे बड़ा बुक है, तो आप रिलीजन से चलते हो। आप बताइए, अगर मैं इस्लाम के खिलाफ बोलूंगा तो मुझे तो मर जाना चाहिए। अगर इस्लाम स्टेट हो गया तो फिर मैं अगर स्टेट के खिलाफ बोल रहा हूं तो मुझे मर जाना चाहिए। लेकिन भाई ये तो स्टेट के खिलाफ नहीं बोल रहे, ये तो अपना हक मांग रहे हैं ना, कि यहाँ से वो अगर गैस आपको लग निकल रहा रही है तो ना, हमारे लोगों को। स्टेट का वो क्या, वो तो हर आदमी की समझ अलग है ना। आपको लग रहा है कि वो हक मांग रहे हैं, उसको लग रहा है कि स्टेट के खिलाफ बात कर रहा है। आपके समझ के ऊपर है ना। मैंने पाकिस्तानियों का माइंडसेट देखा है कि उनको कोई चीज सच बोल दीजिए तो कहते तुम पाकिस्तान के खिलाफ बात कर रहे हो, या अगर उनको रिलीजन की कुछ बात कीजिए जो सच है तो कहते तुम रिलीजन के खिलाफ बोल रहे हो। तो आपको समझना पड़ेगा ना ये बात। जिसको आप कह रहे हो वो हक है, वो कह रहा हक नहीं है, ये किसी का कोई हक नहीं है। बलूचिस्तान में क्यों बलूचिस्तानियों का हक है? आप तो नेशन स्टेट को मानते ही नहीं है। जो जिनका दिमाग काम कर रहा है वो कह रहे हैं बलूचिस्तान का कहां है, वो तो हम सबका है। अल्लाह मियां ने धरती बनाई है, तुम्हारा कैसे है वो? तो बात तो सही कह रहा है वो आदमी। अगर ये तो फिलोसफी का खेल है तो फिलोसफी तो सही चल रही है उसकी ना। वो कह रहे तुम कौन बलूचिस्तानी, का है का बलूचिस्तानी, सब अल्लाह का जमीन है। अगर वो नेशन स्टेट मान लेंगे तो सारा प्रॉब्लम यूं ही खत्म हो जाएगा, वो इंडिया को मान लेंगे। पाकिस्तान एक कंफ्यूज सोसाइटी है। पाकिस्तान की सोसाइटी में लोग सोचने से कासर है। चाहे आपके स्कॉलर्स हों, वो मीठी चिकनी चुपड़ी और दो मुंही बातें करते हैं ताकि दोनों तरफ से रास्ता निकल आए। पाकिस्तान के लोगों पे आप ट्रस्ट नहीं कर सकते क्योंकि वो मुंह पे कुछ बोलेंगे, पीछे कुछ बोलेंगे, दिल में कुछ रख रहे हैं। ये पाकिस्तान का कल्चर है। पाकिस्तानियों को ऐसा बनाया गया है, उनको समझाया गया है कि तुम किसी आइडियोलॉजी के लिए झूठ भी बोल रहे हो, गुमराह भी कर रहे हो, सामने वाले को धोखा दे रहे हो, सब सच है, सब सही है, बिकॉज आइडियोलॉजी इंपॉर्टेंट है। तो पाकिस्तान की आइडियोलॉजी कर भी उन्होंने एक्सटेंड कर दिया। कौन है पाकिस्तानी, क्या है पाकिस्तानी, कुछ पता ही नहीं है। सूबों में भी बांटना है। जब आप सूबों में बांटे तो आप इस्लामिक स्टेट रह गए। इस्लाम आपको सूबों में बांटने की इजाजत देगा? नहीं देगा। ये गफलतें, फिलॉसफी, गौरव फिक्र, ये सब छोड़ दिया आप लोगों ने। आप सतही बातें करना चाहते हो, राइट्स की बातें। राइट्स बेस्ड सोसाइटी तो बनाओ। आपकी सोसाइटी राइट बेस्ड है, आपकी सोसाइटी आइडियोलॉजी बेस्ड है। भाई राइट बेस्ड सोसाइटी हमारी है। हमारे यहाँ इंसान जरूरी है। वो भगवान को 10 गालियां दे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अभी कुछ दिन पहले लोगों ने मिलकर के रामचरितमानस को जला दिया। ताल ठोक के टीवी पे आते हैं, बैठ के घर आते हैं, कोई कुछ नहीं करता। अभी कुछ दिन पहले साउथ इंडिया में लोगों ने बोला सनातन को मिटा देना चाहिए, सनातन जो है वो कोरोना है, कोविड है, टॉक्सिक है, ये है, वो है। वहां पे ताल ठोक के वो रहते, कोई कुछ नहीं करता। मोदी जी उनसे गले भी मिलेंगे, वो आएंगे। मोदी जी सनातन के पोस्टर बॉय हैं, वो सनातन के बर्बाद करने के लिए दोनों एक दूसरे को माला फैलाएंगे, गले भी लगेंगे, आया लोगों का, चले जाएंगे। यही होता है सोसाइटी। यहाँ पर तो गर्दन उतार देंगे, ऐसी थोड़ी सी बात नहीं होगी तो गर्दन उतरी होगी। तो यही ब्यूटी है कि मोदी जी की मजबूरी है भाई, उनको मिलना है। सामने वाला कह रहा सनातन कोविड है, हम उसको मिटाएंगे। वो कह रहा है ठीक आइए, हम सनातन को मानते हैं, दोनों हाथ मिलाएंगे। दिस इज ऑल आई लाइक अबाउट माई कंट्री। दिस इज व्हाट आई लव अबाउट वेद और मेरी जो माइंडसेट था हजारों साल में बनी है। आपने एक मिनट, 1-2 जनरेशन में आपने अपनी आइडियोलॉजी चेंज की, आप गर्दन काटने पे आ गए। हमने हजारों साल से यही ऐसी आइडियोलॉजी ली कि हमें गाली सुनने की आदत है। तो कोई गाली देता है तो हमें फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि हमें कहते भैया हमारा आस्था हमारा पर्सनल है, तुम चाले को जो कहो, तुम्हारी आस्था तुमको मुबारक। आपके आस्था पर्सनल नहीं है, आपके आस्था कांग्रेगेशन है।
कम्युनिटी बनाना है आपको। देखिए थियोलॉजी आपको ना बहुत फिलोसॉफिकल अंडरस्टैंडिंग के साथ क्लियर कट पॉलिसी बनाने की जरूरत है, क्लियर कट कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की जरूरत है, तब होगा ये सब। कौन बनाएगा भाई, वो कौन बनाएगा? प्रोफेसर्स, थिंकर्स। और कौन बनाएगा? प्रोफेसर का काम होता है आपके लोगों को दिशा देना। शिक्षक, चाणक्य कहता था, मैंने बड़ा अच्छा सुना था, उसे कहता है धननंद की कुछ धननंद कहता है आजा तू भी भीख मांग ले, तो चाणक्य कहता है धननंद से कि वो कहता है धननंद साधारण शिक्षक है तू और तू मुझे सिखा रहा है। तो चाणक्य कहता है कि शिक्षक साधारण नहीं होता, प्रलय यानी कि डिस्ट्रक्शन और निर्माण यानी कि कंस्ट्रक्शन, सृजन, वो शिक्षक के हाथ में खेल रहे होते हैं। ये जो गर्दन काटने की जो आपके यहाँ पे थ्योरी है, लोगों ने सिखाई है ना भेजे में, हमारे यहाँ नहीं सिखाई। इंसान तो वही है ना, क्यों आप गर्दन काटने को तैयार हो और हम क्यों है कि कोई फर्क नहीं, गर्दन छुपाते फिर रहे हैं कि इधर से निकल लो, भाई साहब नाराज हैं कहीं गर्दन काट के रख लिए, ब्रश कहाँ करेंगे सुबह उठ के, अब धोने की दिक्कत हो जाएगी। आप समझ रहे ना, सामने वाला भैया नाराज ना हो जाए, इनको खुश रखो। तो ये मानसिकता बनाई जाती है, इट्स अ गेम ऑफ मेकिंग मेंटालिटी। बनाइए ये मानसिकता, आपको मुबारक हो, खूब बनाइए और बनाइए। अभी देखिए कहां जाते हैं आप, पाकिस्तान की सड़कों पे कट रहे होंगे गले, क्योंकि थ्योरी में इतने लूप होने कि हर आदमी की अपनी थ्योरी है, हर आदमी को लग रहा है मैं ही सच्चा हूं, हर आदमी को लग रहा है मैं ही जो कह रहा हूं वो पाकिस्तान है, और किसी की बात फाइनल नहीं है। आपके कॉन्स्टिट्यूशन, आपके सुप्रीम कोर्ट की बात फाइनल नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में 2 बार जजमेंट दे चुका हूं, अगस्त में इलेक्शन कराने को ऑर्डर दे दिया था, घंटा कुछ हुआ। तो किसकी बात चल रही है, कौन कहां जो मन रहा है जिसके चल रहा है। पाकिस्तान को सिर्फ, मैं तो मुझे लगता है अल्लाह मियां भी नहीं चला रहे, क्योंकि वो भी गिव अप कर देंगे, भैया इनको छोड़ो सालों को। आपको पाकिस्तान कैसे चल रहा है, क्योंकि हजारों हजार साल से वो भारत था, तो वो चल रहा है। भाई आपने बात की कि पाकिस्तान के जो थिंकर्स हैं, जो प्रोफेसर्स हैं, या जो इंटेलेक्चुअल हैं, जो जो पॉजिटिव सोच रखते हैं या जो हट के सोचते हैं, वो आगे बढ़े तो हो सकता है। तो पाकिस्तान में ऐसे लोग हैं, मुझे तो चंद एक मैं उंगली पे गिन सकता हूँ, 2-4 लोग ही हैं, ज्यादातर लोग है ही नहीं। अगर कुछ है भी तो वो ओपनली बात ही नहीं कर पाते। तो कैसे उनके लिए एक जो एनवायरनमेंट ऐसा बनेगा कि वो आगे बढ़ेंगे? या वो अब देखें, एक डार्विन की थ्योरी बन्नू के अंदर एक प्रोफेसर दे रहा था, उसके ऊपर लेक्चर दे रहा था, तो वहां पर उसकी जो है कंप्लेन होगी, बाद में वहां पर मौलवी साहब आ गए और उसने माफी मांगी कि मैंने ये जो बोला है ये गलत है, इसकी कोई गुंजाइश नहीं, ना साइंस में गुंजाइश है, ना ही इस्लाम में गुंजाइश है। अगर इस तरह ही सारा कुछ होता रहेगा तो कैसे जो थिंकर है, जो इस तरह के जो सोच रखने वाले, वो आगे बढ़ेंगे? तो इसीलिए फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन लाया गया था, इसीलिए लाया गया था। यही हो रहा था यूरोप में। आपको मैंने आपसे बार बार कहा, आप 700 साल पीछे हो, यूरोप में ये सब हो चुका है। डार्विन की थ्योरी पढ़ाने वाले का ये हाल है। जब डार्विन ने लिखा था उसका भी यही हाल हुआ था, डार्विन डर के छुप गया था, उन्होंने कहा ये तो यार हमको मार डालेंगे, उसने अपनी किताब ही नहीं छापी। यही हुआ था, डार्विन की थ्योरी पढ़ाने वाले और डार्विन के साथ यूरोप ये गुजर चुका है, एक एक चीज से जो आप गुजर रहे हो। मैं बार बार कितने सौ साल पहले आप देख लीजिए डार्विन की इवोल्यूशन थ्योरी कब आई थी, आप देख लीजिए वो जो गैलीलियो कब आया था, जब गैलीलियो ने कह दिया था कि पृथ्वी जो है वो सूरज के चक्कर लगाती है, सूरज पृथ्वी के चक्कर नहीं लगाता, तो लोगों ने उसी गर्दन काटने पे आ गए थे कि तुम झूठ बोल रहे हो। सेम पोजीशन इन पाकिस्तान नाउ। तो मैं बार बार चीख रहा हूं, चिल्ला रहा हूं कि आप 700 साल पीछे हो, इसी आधार पे चीख रहा हूं। जो आप कर रहे हो ये हो चुका है यूरोप में, आपको यूरोप के रास्ते जाना होगा, जितना डीले कर लो। दिक्कत यह है कि आपके यहाँ पे पाकिस्तान के आइडेंटिटी में हिंदुत्व से जो नफरत बढ़ा दी है, वो दिक्कत का घर है कि वो अपनी आइडियोलॉजी, अपनी हिस्ट्री को मानने को तैयार नहीं है। मेरा और तेरा ऐसी आइडेंटिटी बनाएगी, तुम लोग आप किस लोग में पता ही नहीं। सो पाकिस्तान, जब तक पाकिस्तान को कोई आर्मी नहीं चलाएगी, कोई जज नहीं चलाएगा, पाकिस्तान को एक प्रोफेसर चलाएगा। जिस दिन वो प्रोफेसर पैदा हो गया और उसने सच लिखने की हिमाकत करी और उसकी किताबें लोगों के जहन में उतरी, पाकिस्तान बदल जाएगा। आपको सख्त जरूरत है उस्ताद की,
मगर आप उस्ताद को ढूंढ नहीं रहे, अच्छा उस्ताद। मुझे नहीं नजर आ रहा है ऐसा होना, मेरी जिंदगी में तो ये मुमकिन नहीं नजर आ रहा। मुझे नहीं लगता कि मेरी लाइफ में ये पॉसिबल है, इस तरह का कोई उस्ताद आगे आएगा, इस तरह का कोई थिंकर आगे आएगा। तो जितने भी लोग हैं वो तो डर के छुप जाते हैं, उनको कोई भी थ्रेट करता है, कोई भी बात करता है तो वो अपने बयान से वापस आ जाते हैं, अपनी बात से पीछे हट जाते हैं। वो कहते हैं कि नहीं नहीं, जो मैंने कहा वो गलत है, जो ये सारे मजमा कह रहा है, जो हजूम कह रहा है वो सही है। तो ये जब तक ये सारा एक एनवायरनमेंट नहीं इसके लिए डेवलप होगा, जो पढ़े लिखे लोग आगे नहीं आएंगे, जो कि एक फ्री सोसाइटी जिस तरह आप बात करते हैं कि एक फ्री। आप पढ़े लिखे लोगों को आगे मत लाइए, आप ऐसे लोगों को लाइए जो अब जो पढ़े लिखे हैं उसको भूल जाएं। पाकिस्तान नीड्स टू अनलर्न। भाई लर्न बहुत गलत कर लिया आपने। आपकी जिद क्या है पता है? न्यूक्लियर वेपन क्यों बनाया आपने पता है? कि हम सीखेंगे नहीं। देखिए एक इंसान के फेज लाइफ में 3 फेजेस होते हैं। लर्निंग जो सबसे आसान होती है, आपको पता चल गया आप मुजफ्फर हो, आपको क्या खाना है, कहां से खाना है, कान में तो खाना डालते नहीं हो, मुंह में डालते हो आप, बोलना चलना फिरना सब सीख गए। जब आप पैदा हुए थे तो चल भी नहीं पाते थे, दुनिया तो बेचा मेरा कैसे से खींच रहा है। आप अचानक एक दिन से खड़े हो गए, अरे मुजफ्फर खड़े हो गए, मुजफ्फर खड़े हो गए, ठीक है ना? आप वहां सब सीखते ही आ रहे हो, बड़ी आसानी से सीखा आपने। उर्दू के लिए तो कोई एफर्ट नहीं लगाया। अभी मैं आपसे अंग्रेजी में बात करूंगा तो आप भी कहेंगे क्या यार मेरा मजाक उड़ा रहे हो, लेकिन उर्दू सीखने के लिए तो आपने कोई एफर्ट नहीं डाली, पंजाबी सीखने के लिए आपने कोई एफर्ट नहीं डाली, ऐसे ही आ गई आपको। सीख तो आप बहुत कुछ लिए। उसके बाद क्या हुआ ना, सिखाया आपके समाज ने, स्कूल कॉलेज में, स्कूल कॉलेज में आपके समाज ने आपको सिखाया। उसके बाद आप जब 20 साल के हो गए तो फिर आपने खुद को कुछ समझाया। अब आप जो कर रहे हो ना, ये आप खुद को समझा रहे हो। अब दुनिया आपके ऊपर आपकी समझ को कंट्रोल नहीं कर पा रही, ठीक है ना? आप अगर इसके ऊपर अगर कभी हो तो लोन एल फुलर की किताब है मोरालिटी ऑफ लॉ। तो कहते हैं मोरालिटी 2 तरीके की होती है। एक वो मोरालिटी जो समाज निर्माण करता है, मगर वो 18-19 साल तक निर्माण करता है, उसके बाद छोड़ देता है। जैसे मोरालिटी क्या बनाएगा, समाज कहेगा मुजफ्फर जी सबकी हेल्प कीजिए, अपने बारे में कम सोचिए, सोसाइटी के बारे में सोचिए। अब मुजफ्फर जी बड़े बन गए, 20 साल के बाद मुजफ्फर ने कहा भाड़ में जाए सोसाइटी, हम तो अपने ही सोचेंगे। मुजफ्फर जी से लोगों ने कहा मदद करो, मुजफ्फर जी ने कोई मदद नहीं करेंगे, हम चूस के तुम्हारा भी पैसा रख लेंगे। मुजफ्फर जी अजय बन गए। ये आपकी पर्सनल चॉइस है। तो मोरालिटी समाज देता है, लेकिन एक समय के बाद, जैसे आप डॉक्टर बनना चाहते हो, एक मैं आपको एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए एक लड़का है, वो एग्जाम देने जा रहा था, वो मेडिकल का एग्जाम बड़ी मुश्किल से पढ़ा, उसके बाप ने उधार लेके पढ़ाया। उसका फाइनल एग्जाम था, वो देने जा रहा था एग्जाम को, तभी रास्ते में एक्सीडेंट में एक बुढ़िया जो है 35-40 साल की एक अधेड़ लड़की को एक गाड़ी ठोक के चली गई। अब वो अगर उस लड़की को उठा करके हॉस्पिटल जाता है तो उसका एग्जाम छूट जाएगा, वो 1 साल फेल हो जाएगा, उसको फिर से पढ़ना पड़ेगा। माँ बाप का इतना पैसा नहीं कि कोई साल फीस और दे पाए। आप क्या करेंगे? अगर वो छोड़ देता वो औरत मर जाएगी। तो अब उसको ही हैज टू मेक अ वेरी स्ट्रॉन्ग चॉइस, टफ चॉइस, कि अगर वो महिला की हेल्प करे तो वो 1 साल फेल हो सकता है उसके बाबूजी आत्महत्या कर लेंगे, साले पैसा नहीं है, तुमने हमको कहां फंसा दिया, हम कहां पैसा मांगने चाहे तुम्हारी फीस के, हम तो सोचे थे पास ग्रेजुएट हो जाओगे तो पैसा लाओगे तुम। क्या करेंगे आप? ये मॉरल डिलेमा सबके लाइफ में आते हैं। वो हर आदमी का डिसीजन अलग होगा। कोई कहेगा नहीं यार चलो भाई छोड़ दो, 1 जान की जगह हम डॉक्टर बन जाएंगे, 100 जान बचाएंगे। कोई कहेगा नहीं यार ये जान बहुत जरूरी है, इसके बच्चे हैं, ये वो है, बाकी तो हम अगले साल देख लेंगे, ये करें। अलग अलग आदमी के अलग अलग निर्णय होंगे। मोरालिटी का क्वेश्चन बहुत टफ होता है जी। समाज एक हद तक ही आपको मॉरल बना सकता है, कुछ समय के बाद आप अपनी मोरालिटी का निर्माण खुद करोगे। वो डिसीजन किसी मुजफ्फर भाई को लेना होगा, और दुनिया की कोई किताब आपको ये फोर्स नहीं करवा सकती मानसिक रूप से कि आप क्या डिसीजन लोगे। वो डिसीजन आपका होगा, उस दिन के हिसाब से होगा, जो ठीक लगेगा आपको आप उसी हिसाब से करोगे, समय काल और परिस्थिति के हिसाब से। बिल्कुल। तो समाज मोरालिटी का निर्माण कुछ हद तक करता है, उसके बाद हर आदमी अपनी मोरालिटी का निर्माण स्वयं करता है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके कीमती वक्त का, और बड़े अच्छे और नपे तुले अल्फाज में आपने सारी चीजों को एक्सप्लेन किया है। मैं तो यही कहता हूं कि शायद ये मिश्रा होता है, थोड़ा सा आप अपने नाम पे ले जाते हैं मिश्रा, शायद के उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात, कि शायद ये पाकिस्तानी जो हमारे यहाँ देखने वाले हैं उनके दिल में ये मिश्रा जी की बात किसी दिन उतर जाए, किसी दिन ये इनके जो कहना है वो सब लोगों के दिल में उतर जाए, और ये सारा हमारा जो एक माशरा का आवे का आवा बिगड़ा हुआ है वो भी एक सीधे रास्ते पे चल पड़े। तो डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया, आप अपने विचार से हमें जो है वो मुस्तफीद करते हैं। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू।